Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel. Today's video is about selection type test. सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ द टेस्ट देखेंगे। टाइप टेस्ट की दो टाइप्स होती हैं, ठीक है, सिलेक्शन टाइप्स और सप्लाई आइटम टेस्ट, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग सिलेक्शन टाइप के बारे में बात करेंगे। सिलेक्शन टाइप के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ जाते हैं, कंप्लीशन आइटम्स आ जाती हैं, मैचिंग आइटम्स और ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। सिलेक्शन टाइप्स जो टेस्ट होते हैं वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप्स टेस्ट होते हैं, जिसमें हम लोगों से डाटा कलेक्ट करते हैं, लोगों से टेस्ट लेते हैं, स्टूडेंट्स से, ठीक है। और वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गए, हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देते हैं स्टूडेंट्स को, ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस दे देते हैं, मैचिंग आइटम्स दे देते हैं, या कंप्लीशन आइटम के सेंटेंस को कंप्लीट करें, ठीक है। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो देर आर सर्टेन रूल्स फॉर राइटिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के। जब हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनाते हैं तो हमने कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना होता है, ठीक है। तो एग्जामिन ओनली द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। हम लोग जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाते हैं तो हम लोगों ने देखना है कि इंपॉर्टेंट चीजें जो है उनको हमने सबसे पहले डालना है, ठीक है। यूज सिंपल लैंग्वेज, हम लोग लैंग्वेज सिंपल यूज करेंगे तो स्टूडेंट्स अच्छे से समझ सकेगा, उसके बाद उस क्वेश्चन का आंसर भी कर सकेगा, ठीक है। मेक द क्वेश्चन ब्रीफ एंड क्लियर, जो क्वेश्चन आपने बनाना है उसको छोटा रखना है और क्लियर रखना है, ठीक है, ताकि स्टूडेंट अच्छे से उसको समझ सके। फॉर्म द क्वेश्चन करेक्टली, और करेक्ट बनाना है, सही बनाना है, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। टेक इनटू कंसीडरेशन इंडिपेंडेंस ऑफ द क्वेश्चन, कि एक क्वेश्चन दूसरे पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। ऐसा होता है ना, अक्सर लीडिंग क्वेश्चन होता है कि एक क्वेश्चन के आंसर पे ही अगला डिपेंड कर रहा होता है। नो, ऐसे क्वेश्चन बनाने हैं कि जो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन हो, दूसरे पे डिपेंड ना करा। अवॉइड नेगेटिव क्वेश्चंस, तो हमने नेगेटिव क्वेश्चंस को अवॉइड करना है। अवॉइड डिस्ट्रैक्टर्स, हमने डिस्ट्रैक्टर्स को भी अवॉइड करना। डिस्ट्रैक्टर को क्या होता है, जो आपको रास्ते से हटा दे, लाइक जो स्टूडेंट को डिस्ट्रैक्ट करे, ठीक है, किसी और कोई और किसी और वे में ले जाए, तो उन चीज़ों को हमने हटा देना है। कैरेक्टर मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम द राइट आंसर, ठीक है। तो सॉरी, डिस्ट्रैक्टर, तो डिस्ट्रैक्टर जो होता है वो अगर हम लोग यूज करेंगे भी तो वो राइट आंसर से डिफरेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल राइट आंसर अगर एक चीज का हॉट है तो डिस्ट्रैक्टर और कोल्ड होगा इस तरह से ना, तो डिस्ट्रैक्टर हमेशा डिफरेंट होना चाहिए। जो राइट आंसर है उससे बिल्कुल अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। द नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ द multiple choice questions. तो there are different advantages: versatility, validity, reliability and efficiency, ठीक है। versatile का क्या मतलब होता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आप लोग versatile का मतलब क्या होता है कि हम लोग यूज कर सकते हैं उनके आंसर्स को डेली लाइफ में, मतलब उसकी जो यूजेज है हम लोग उसको देखते हैं कि वो versatile है, ठीक है। लाइक जो उसका आंसर आता है ना उस क्वेश्चन का, हम लोग उसको न्यू सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन द फैक्ट्स एंड द ओपिनियन, ठीक है। इंटरप्रेट करते हैं डिफरेंट चीज़ों को। अब वैलिडिटी है तो वैलिडिटी में हम लोग देखते हैं कि कौन क्या चीज़ कितनी एक्यूरेट है, ठीक है। अब रिलायबिलिटी है तो रिलायबिलिटी में हम लोग देखते हैं कि कितनी कंसिस्टेंट है, कितनी कंटिन्यू है। अगर एक टेस्ट ले रहे हैं उसका रिजल्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सेम ही रहना चाहिए, उसको रिलायबल टेस्ट कहते हैं, ठीक है। रिलायबल होता है वो टेस्ट। एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है कि एफिशिएंसी में हम लोग इफेक्टिवनेस को देखते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इफेक्टिव है या नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। उसमें एफिशिएंसी में ये होता है कि गेस नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, उनको याद करके ही वो अटेम्प्ट करने होते हैं क्वेश्चंस। अब डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के। देयर आर डिफरेंट डिसएडवांटेजेस लाइक लिमिटेड स्कोप ऑफ क्रिएटिविटी, गेसिंग द लक, सरफेस लेवल लर्निंग, टाइम कंज्यूमिंग टू क्रिएट एंड फीडबैक लिमिटेशंस, ठीक है। लिमिटेड स्कोप ऑफ क्रिएटिविटी में ये होता है कि जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टूडेंट को देते हैं तो स्टूडेंट ऑलवेज उनका ये फोकस होता है कि वो चीज़ को लर्न करें, मतलब वो याद करें, ठीक है। तो इस तरह वो क्रिएटिव स्किल्स उनकी खत्म हो जाती हैं, वो रट्टा लगा लेते हैं। गेसिंग द लक में ये होता है कि अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो तुक्का मार लेते हैं और अक्सर उनका तुक्का ठीक भी हो जाता है, ठीक है। तो उनका गेस लक पे डिपेंड करता है। सरफेस लेवल लर्निंग, तो इसमें स्टूडेंट सरफेस लेवल लर्निंग करते हैं, डीप लर्निंग नहीं करते, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोग स्टूडेंट्स याद करके भी अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो इससे वो डीप लर्निंग नहीं करते, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग टू क्रिएट, जब आप मल्टीपल क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन बनाते हो तो ये टाइम लगता है इसको बनाते हैं, क्योंकि आपने हर जो ऑप्शन है उसको चार उसके ऑप्शंस देने होते हैं, ठीक है। 4-5 ऑप्शंस उनमें से स्टूडेंट ने सिलेक्ट करना होता है, तो इस तरह इसको क्रिएट करना टाइम कंज्यूमिंग है। उसके बाद फीडबैक लिमिटेशंस है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से आप फीडबैक नहीं दे सकते कि स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करा या नहीं परफॉर्म करा। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि स्टूडेंट ने पढ़ा हुआ है, डीप जाके पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ। हो सकता है वो रट्टा मार के आया हुआ हो, या हो सकता है कि वो गेस कर रहा हो, ठीक है। द नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट द ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। तो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन में ये होता है कि इसमें बच्चों को आप एक स्टेटमेंट देते हैं,
और उनसे ये पूछा जाता है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक है, ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अल्लामा इकबाल इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, तो उन्होंने चूज करना होगा कि ट्रू है या फॉल्स है, इस तरह से होता है, ठीक है। और ट्रू फॉल्स क्वेश्चन यूज होते हैं, हम लोग नॉलेज को ये करने के लिए यूज करते हैं, इवेलुएशन करते हैं स्टूडेंट्स की, ठीक है। इस तरह से, देयर आर डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ द ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। तो सबसे पहले ये इजीली एक्सेस वर्बल नॉलेज, तो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन में ये होता है कि वर्बल नॉलेज जो लिखा हुआ होता है, स्टूडेंट इजीली उसको समझ के उसका आंसर दे सकते हैं, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ईच आइटम कंटेन टू पॉसिबल आंसर, हर आइटम जो होता है उसके टू पॉसिबल आंसर्स होते हैं, लाइक ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। इजी टू कंस्ट्रक्ट, तो इजी होता है बनाना, लाइक इसमें आपको ऑप्शंस नहीं देने पड़ते, या टीचर के लिए आसान है कि एक एक दे दे, एक स्टेटमेंट बनाना और उसको कहे कि स्टूडेंट ने सिलेक्ट करना है ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। इजी टू स्कोर, इसमें मार्क्स लेना भी आसान होता है। हेल्प फॉर पुअर स्टूडेंट, तो पुअर स्टूडेंट की हेल्प हो जाती है, ऐसे कि जो लोग नहीं पढ़ते क्लासरूम में सही से, तो वो तुक्का मार के भी ये पास कर सकते हैं, ठीक है। कैन टेस्ट द लार्ज अमाउंट ऑफ कंटेंट, तो इसमें हम लोग जो लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो उसमें वो अच्छे से पढ़ के आएंगे, और इस तरह से हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ कंटेंट को टेस्ट कर सकते हैं कि उन्होंने पढ़ा हुआ या नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। कैन अटेम्प्ट 3 to 4 क्वेश्चंस पर मिनट, ऑब्वियसली एक स्टेटमेंट को पढ़ के आपने सिर्फ टिक लगाना है, ट्रू है या फॉल्स है या क्रॉस लगाना है, तो इस तरह से टाइम बच जाता है, इससे बच्चों को 3 से 4 क्वेश्चंस पर मिनट वो लोग अटेम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ द ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, तो 50% गेसिंग फैक्टर होता है, स्टूडेंट्स गेस कर लेते हैं, कभी ट्रू या फॉल्स, मतलब तुक्के से भी उनका चल जाता है, ठीक है। नीड अ लार्ज नंबर ऑफ आइटम फॉर हाई रिलायबिलिटी, तो उनको टेस्ट को रिलायबल बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रू फॉल्स बनाने पड़ते हैं। एसेस लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, तो इसमें ये होता है कि आप जो लोअर ऑर्डर स्टूडेंट्स होते हैं उनकी थिंकिंग स्किल्स को भी चेक कर सकते हो। क्लासरूम के जो अच्छे काम करने वाले बच्चे नहीं होते, वो उनका भी चेक कर सकते हो कि वो लोग कैसे सोचते, कैसे पढ़ते हैं। स्टूडेंट है 50 चांसेस टू गेस द राइट आंसर, तो इसमें ये डिसएडवांटेज है गेस करना, क्योंकि स्टूडेंट इस तरह से डेप्थ में जाके लर्निंग नहीं करते, नहीं पढ़ते किसी भी चीज़ को, रट्टे मार लेते हैं या गेस कर सकते हैं, ट्रू लगाएंगे या फॉल्स लगाएंगे, कोई एक तो ठीक होगा ही उनका, ठीक है। पूअर प्रेजेंटेशन ऑफ द पुअर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टूडेंट लर्निंग अचीवमेंट, तो इसमें आप लर्निंग को सही से मेजर नहीं कर सकते। इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द स्टूडेंट दैट नो द मटेरियल वाई हु डोंट नो, ठीक है। तो ये मुश्किल होता है टीचर के लिए कि वो स्टूडेंट्स में ये डिफरेंस कर सके कि किसको किसने पढ़ा हुआ है या किसने नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। क्योंकि लोग यहाँ पे गेस करके भी सही या गलत करवा लेते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट द राइटिंग टिप्स ऑफ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। जब आप ट्रू फॉल्स क्वेश्चन बनाते हो तो कौन कौन सी टिप्स को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले हमने नेगेटिव लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना, आपने लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस नहीं यूज़ करने, आपने शॉर्ट सेंटेंसेस यूज़ करने हैं, ठीक है। तो आपने स्पेसिफिक डिटर्मिनेंट्स यूज़ करने हैं, फॉर एग्जांपल कैन, कुड, माइट, नेवर, या इस तरह की चीज़ें, ठीक है, जो डिटरमाइन करें किसी भी चीज़ के बारे में। यूज़ ओनली वन सेंट्रल आइडिया इन ईच आइटम, और हर एक जो क्वेश्चन है उसमें एक एक उसका थीम होना चाहिए, एक चीज़ पे बात कर रही होनी चाहिए एक लाइन, ठीक है। तो हमने क्वांटिटेटिव लैंग्वेज यूज़ करनी है, ठीक है। हमने जो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है उसको स्ट्रेट स्टेटमेंट को बुक से नहीं उठाना, बल्कि थोड़ा सा मोल्ड करके, थोड़ा सा चेंज करके लिखना, ताकि स्टूडेंट एकदम से ना उसको अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। थोड़ी सी उनको सोचना पड़े, ठीक है। मैं तो कहते हैं कि हमने फॉल्स क्वेश्चन ज़्यादा बनाने हैं एज कम्पेयर टू ट्रू क्वेश्चन, ठीक है। तो 60 to 40 की रेशियो रखनी है, अगर हम लोग 60 फॉल्स बना रहे हैं तो हमने 42 बनाने हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज अबाउट द मैचिंग आइटम टाइप, तो मैचिंग आइटम की टाइप्स पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कि मैचिंग आइटम्स क्या होते हैं, ठीक है। ओके, तो मैचिंग आइटम में बेसिकली दो कॉलम्स बने होते हैं, ठीक है। राइट साइड पे आंसर्स होते हैं बेसिकली, और लेफ्ट साइड पे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और टीचर और स्टूडेंट ने मैच करने होते हैं राइट साइड वाले कॉलम को लेफ्ट साइड वाले कॉलम्स, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स, इनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। टर्म विद डेफिनेशन, कुछ ऐसा होता है कि एक आपको दिया होगा, एक वर्ड दिया होगा, और लेफ्ट वाले राइट वाले कॉलम में उसकी डेफिनेशन दी होगी, ठीक है। तो आपने मैच करना होगा, ठीक है। फ्रेजेस विद अदर फ्रेजेस, तो ऐसा भी हो सकता है कि फ्रेज हो लाइक ऑनेस्टी इज, तो द नेक्स्ट कॉलम में लिखा होगा द बेस्ट पॉलिसी, तो आपने मैच करना होगा कि कौन सा कॉलम किसके साथ मैच करे, ठीक है। कॉजेज विद इफेक्ट्स, तो कुछ चीज़ों के कॉजेज दिए होंगे और फिर उसका इफेक्ट, लाइक अगर हैवी रेन है तो वो क्या चीज़ कॉज करी है, कीचड़ का कॉज करी है, तो एक कॉलम में कॉज दिया जा सकता है, एक में इफेक्ट दिया जा सकता है, आप इस तरह भी इनको कर सकते हैं मैच, ठीक है। पार्ट्स विद द लार्जेस्ट यूनिट, फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि वाटर है, तो वाटर को किस चीज़ में मेजर करते हैं, लीटर्स में मेजर करते हैं, तो ऐसे भी हो सकता है कि इस तरह से आपसे यूनिट्स के बारे में पूछ लिया जाए। प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक कॉलम में प्रॉब्लम लिखी हो, दूसरे में सॉल्यूशन लिखा हो, और आप मैच कर सकते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स थे ये मैचिंग आइटम्स की। द नेक्स्ट वन इज अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ द मैचिंग आइटम्स, तो दो एडवांटेजेस हैं इसके, मैक्सिमम कवरेज एट नॉलेज लेवल इन अ मिनिमम अमाउंट ऑफ स्पेस,
और टाइम, ठीक है। तो इसमें ये है कि मैचिंग आइटम में आप स्टूडेंट जो है होता है वो अच्छी तरह से उसने पढ़ा हुआ होता है और वो थोड़े टाइम में ज़्यादा नॉलेज को कवर कर रहा होता है, ठीक है। ज़्यादा चीज़ नॉलेज को कवर कर रहा होता है। एक कॉलम में देखो उसको कितनी चीज, अगर 5 हैं मैचिंग आइटम्स तो उसे 5 चीज़ों के बारे में अलग-अलग नॉलेज मिल जाता है, ठीक है, एक टाइम में। वैल्यूएबल कंटेंट एरियाज़ दैट हैव अ लॉट ऑफ फैक्ट्स, तो डिफरेंट इसके कंटेंट एरियाज़ हैं जिसमें कवर होते हैं इसमें लॉट ऑफ फैक्ट्स, मतलब बहुत सारी सच्चाई और सच्ची चीज़ें देखने को मिलती हैं स्टूडेंट्स को। तो इसके कुछ नुकसानात भी हैं, टाइम कंज्यूमिंग है, इसको बनाना टाइम कंज्यूमिंग होता है, ज़ाहिर है स्टूडेंट टीचर के लिए मुश्किल होता है कि वो पहले कॉलम ड्रा करे, फिर उनके नाम रखे, एबीसी या 1 2 में उनको दे सकता है, नंबर्स दे सकता है, ठीक है, और उसके बाद स्टूडेंट से कहे कि इनको मैच करो, ठीक है। नॉट गुड फॉर हाई लेवल ऑफ लर्निंग, और ये हाई लेवल ऑफ लर्निंग के लिए नहीं होता, लाइक बड़ी क्लासेस के लिए नहीं होते, क्योंकि बड़ी क्लासेस के बच्चों के लिए तो बहुत आसान होता है ये सब कुछ कर लेना, ठीक है, मैच कर लेना। तो उसमें ये काम नहीं करते, अलबत्ता छोटे लेवल के बच्चों के लिए ये बहुत अच्छे होते हैं, उनकी क्रिएटिव स्किल्स डेवलप होती हैं। देन नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट द टिप्स फॉर राइटिंग, कि हम लोग जब बनाते हैं मैचिंग आइटम्स तो कौन कौन सी टिप्स हैं जिनको हमने ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले ये है कि हमने जो है जो डिस्क्रिप्शन है ना, लाइक हमने अगर फॉर एग्जांपल कोई डेफिनेशन कोई वर्ड है तो वो हमने लिखना है डिस्क्रिप्शन इन द लिस्ट ऑफ ऑप्शन फेयरली शॉर्ट एंड होमोजेनियस, ठीक है। तो हमने शॉर्ट रखनी है, लाइक जो स्टेटमेंट है वो शॉर्ट देनी है, ठीक है। मेक श्योर दैट ऑल द अपोजिट्स आर प्लॉजिबल डिस्ट्रैक्टर्स, तो ऐसा होना चाहिए कि जो सारे ऑप्शंस हैं वो डिस्ट्रैक्टर होने चाहिए, कि ऐसे डिस्ट्रैक्टर होने चाहिए कि स्टूडेंट को थोड़ा सा सोचने का मौका मिले। ईच डिस्क्रिप्शन इन द, मतलब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए ना, तो ये डिस्क्रिप्शन द लिस्ट शुड बी नंबर्ड, और हर जो डिस्क्रिप्शन है लिस्ट में उसको नंबर देना चाहिए, या एबीसी कह सकते हैं, 1 2 कह सकते हैं, इस तरह से। इंक्लूड मोर ऑप्शन देन डिस्क्रिप्शन, हमने ज़्यादा ऑप्शंस को इंक्लूड करना है देन डिस्क्रिप्शंस, ठीक है। हमने हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हम लोग ऑप्शंस क्या होता है, फॉर एग्जांपल छोटे छोटे वर्ड्स ऐड करने, लाइक डिस्क्रिप्शंस के बजाय छोटे छोटे वर्ड्स ऐड करने। और हम लोगों ने जब ये बनाना है तो 15 रखने हैं, या 15 से कम भी हो सकते हैं। और उसके बाद हमने बताना है कि आपने इनको मैच करने के लिए कौन से तरीके यूज़ करने, ठीक है। पुट ऑल आइटम्स ऑन अ सिंगल पेज बट रिस्पॉन्सेज इन सेम लॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। तो इसमें ये है कि हमने जो सारे आइटम्स हैं वो सिंगल पेज पे रखने हैं। ऐसा ना हो कि आधा आधा कॉलम सिंगल पेज पे, आधा कॉलम एक पेज पे, आधा दूसरे पेज पे, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ही पेज पे होना चाहिए। और पुट रिस्पॉन्सेज इन सेम लॉजिकल ऑर्डर, जो रिस्पॉन्सेज हैं वो भी हमने सेम लॉजिकल ऑर्डर में रखने हैं, लाइक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हो सकता है, या या दूसरा ऑर्डर हो सकता है। अल्फ़ाबेटिकल में ये होता है कि पहले ए वाले आ जाएँ, फिर बी वाले आ जाएँ, इस तरह करके, ठीक है। तो ये है। द नेक्स्ट स्लाइड इज़ अबाउट द कंप्लीशन आइटम। तो कंप्लीशन आइटम बेसिकली होता क्या है? ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसकी राइटिंग टिप्स क्या है। जब हम लिखते हैं तो हम किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। तो कंप्लीशन आइटम में ये मोस्ट इफ़ेक्टिव टेक्नीक है किसी भी नॉलेज को असेस करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, ठीक है। इसमें स्टूडेंट की आप जो उनकी जो लर्निंग है उसको देख सकते हैं कि उन्होंने कितना पढ़ा है, कितना लर्न किया, ठीक है। तो जब हम लोग लिखते हैं इसको तो हमने किन चीज़ों का ख्याल रखना है कि हमने क्या करना है। If at all possible, item should require a single word answer to a brief and definite statement. तो इसमें ये है कि आपने ऐसा रखना है कि जो जो आपकी कंप्लीशन आइटम है, जब आपने सेंटेंस कंप्लीट करना है ना, ये होता है कि आपको आधा सेंटेंस दिया होता है तो आपने इसको कंप्लीट करना होता है। तो हमने ये इस बात का ख्याल रखना है कि ब्रीफ जो आंसर है वो छोटा हो, ठीक है। अ डायरेक्ट क्वेश्चन इज ऑफन मोर डिजायरेबल देन एन इनकम्प्लीट स्टेटमेंट। तो जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू इनकम्प्लीट स्टेटमेंट देने से बेहतर है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे हो सकता है कि व्हाट हू इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो अगर आप इनकम्प्लीट स्टेटमेंट देंगे तो ऐसा होगा कि द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान इज़, आगे डैश दे देंगे तो ये इनकम्प्लीट होगा, इसको हमने कंप्लीट करना होगा, ठीक है। बी श्योर द आंसर दैट द स्टूडेंट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इज फैक्चुअली करेक्ट। तो हमने इस चीज़ में श्योरिटी करनी है कि जो स्टूडेंट को चाहिए आंसर वो वहाँ पे मौजूद भी है या नहीं है, या फैक्चुअली करेक्ट है या नहीं है। फॉर एग्जांपल हमने देखना है कि वर्ल्ड वॉर 2 एंडेड इन ईयर, आगे हमने डैश दे दी कि कौन सा ईयर, तो स्टूडेंट कर लेगा। तो ये चीज़ें फैक्चुअली करेक्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने मैचिंग आइटम को कंप्लीट करने के लिए कुछ इनकरेक्ट चीज़ दे दी है, ऐसा ना हो, ठीक है। द लैंग्वेज यूज्ड इन द क्वेश्चन इज प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। तो जो लैंग्वेज यूज़ करनी है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए, और ताकि स्टूडेंट को समझ आ सके, सिंपल होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग एनी concept discussed in this lecture, do ask question in the comment section. So thank you so much for watching this video, and if you like this video please like, share and subscribe to my YouTube channel, and don't forget to press the bell icon. Thank you so much.